प्रिय दर्शकों मित्रों, मैंने गांधी पर पहले काम किया था, गांधी दर्शन के संबंध में आपको जानकारी दिया था। आज मैं गांधी की आलोचना को रखूंगा आपके सामने, चूँकि बहुत से दर्शकों ने हमसे यह मांग की थी और मैंने भी जब गांधी दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत किया था तो कहा था कि आलोचनात्मक पक्ष शेष रह गए हैं, जो दूसरे वीडियो में मैं काम करूंगा। और आज आपके सामने मैं गांधी दर्शन या गांधीवाद की आलोचनात्मक पक्ष को अपनी ज्ञान की सीमा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं पहले ही बता दूं कि गांधी दर्शन जो महात्मा गांधी के विचारों तथा उनके रचनात्मक कार्यों का समुच्च रूप है, इसलिए मैं आलोचना में उनके रचनात्मक कार्यों की भी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अधिकाधिक गांधी दर्शन में उनके विचारों के ही आलोचनात्मक पक्ष को रखूंगा। ऐसा इसलिए कि अध्ययन अध्यापन में और इतिहास लेखन में गांधी को एक सकारात्मक न्याय की मूर्ति, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में रखा गया है और हमारी आज की पीढ़ी उसी रूप में गांधी को स्वीकार करती है और भविष्य में ऐसी अपेक्षा है कि महात्मा गांधी को उसी रूप में स्वीकार किया जाता रहेगा। इसलिए इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को जिस रूप में हमको आपको पढ़ा और पढ़ाया जाता है वही प्रस्तुत करने की विधि है। फिर भी यदि गांधीवाद के अंतर्गत गांधी के रचनात्मक कार्य रखे जाएंगे तो उन कार्यों को भी जांच का विषय, आलोचना का विषय बनाया जा सकता है। हालांकि मेरी बहुत अल्प उसमें लेक्चर रहेंगे। गांधी दर्शन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि बेहतर समाज के लिए, खुशहाल समाज के लिए, गांधी के शब्दों में अगर कहें तो रामराज को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किए या उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के मानवीय जीवन के संबंध में विचार दिए गए, उन्हीं विचारों के समुच्च रूप को गांधी दर्शन कहा जाता है, जो सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सात्विकता, परोपकार, परमार्थ, सादगी, सदाचार, प्रेम, विश्वास, समन्वय, सौहार्द जैसी मान्यताओं पर आधारित है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि गांधी कोई गंभीर विचारक नहीं रहे हैं। जैसा कि हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स या अन्य विचारकों को पढ़ते हैं, वैसे गांधी कोई गंभीर विचारक नहीं रहे हैं। उनके विचारों में एक रूपता का अभाव दिखता है। उनके द्वारा समय और परिस्थिति के संदर्भ में विचार दिए गए हैं और उनके विचार भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही विरोधाभास है। महात्मा गांधी के विचारों का अगर हम निष्पक्ष आधार पर अवलोकन करें तो प्रगतिशील विचार नहीं माना जा सकता है। कुछ विचार सात्विक महत्वपूर्ण जरूर है और भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिकता की कसौटी पर, क्रमबद्धता की कसौटी पर, मौलिकता की कसौटी पर यदि कसने का प्रयास करें तो गांधी हमें गंभीर विचारक नहीं लगते हैं। ऐसे भी गांधी का जीवन बहुत सरल और सामान्य रहा है और मध्यम प्रकार के व्यक्ति रहे हैं। वह कोई नेपोलियन बोनापार्ट और कोई साइंटिस्ट जैसे नहीं रहे हैं और बहुत तीव्र मस्तिष्क के भी नहीं माने जाते रहे हैं। हमको आपको पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उनके द्वारा जो कुछ कार्य किया गया उसको छिपाया गया, नहीं बताया गया, कम बताया गया, इसलिए हम लोग महात्मा गांधी को महान मानते हैं। और मैं भी उसी धारा पर चलकर अभी भी महात्मा गांधी को महान मान रहा हूं और राष्ट्रपिता मानता हूं और उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करता हूं। लेकिन एक लेखक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में स्पष्ट वचन को और स्पष्ट बातों को आपके सामने रखना आवश्यक होता है, इसलिए मैं उस रूप में रखने का प्रयास करूंगा। चलिए मित्रों, मैं सबसे पहले संक्षिप्त ही सही राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उनके द्वारा जो कार्य किया गया और भारतीय राजनीति में जो उनका पदार्पण हुआ उस समय से लेकर कहां कहां महात्मा गांधी की चूक हुई उसका अवलोकन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
यदि 1908 के बाद की गतिविधियां आप देखें तो अनुशीलन समिति के द्वारा बिल्कुल क्रांतिकारी, अंग्रेजों के शब्दों में आतंकी गतिविधियां चल रही थी। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वह अंग्रेजों को हिंसक आधार पर भगाना चाहते थे। पूरा हिंसा का माहौल बना हुआ था और वैसी स्थिति में महात्मा गांधी, जो कि इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा प्राप्त करने गए थे और वहां वह बीए करने के बाद जाने के बाद वहां के छोटे लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने की चाहत में मैट्रिकुलेशन में एडमिशन लेकर वहां के मैट्रिकुलेशन लेवल की परीक्षा पास करके फिर बाद में लॉ ग्रेजुएट होकर आए थे और दक्षिण अफ्रीका में उनकी वकालत नहीं चली थी। उस वकालत में वे सफल नहीं हुए थे और असफल वकालत की पेशा के बाद यह भारत में जब आए 1915 में तो इन्होंने साबरमती के किनारे आश्रम बनाकर मनन चिंतन करने लगे कि अब आगे की रणनीति क्या करें, जिंदगी को कैसे जिएं और किस मोड़ पर लेकर जाएं। 1916 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की और 1917 में उनके द्वारा क्रांतिकारी कदम उठाया गया और महात्मा गांधी को जो प्रसिद्धि मिली वह चंपारण सत्याग्रह था। वस्तुतः 1908 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो अंग्रेजों को बिल्कुल शक्ति के बल पर भगाने के लिए प्रयासरत थी, उस समय महात्मा गांधी अहिंसक रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश करके उसकी धारा को एक अजूबे रूप में मोड़ने का प्रयास किया। स्वाभाविक है कि महात्मा गांधी की वह कार्य पद्धति भले ही सराहनीय मानी जाती है और उसकी सराहना की जाती है, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में एक अजूबे प्रकार की रणनीति थी और उस अजूबेपन के कारण महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जाने गए और इतना अधिक प्रभाव हुआ कि 1919 से लेकर 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो काल अवधि है गांधीवादी चरण के नाम से जानी जाती है। कहना नहीं होगा कि 1917 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का इतना अधिक प्रभाव पड़ गया कि राष्ट्रीय आंदोलन का वह चरण गांधीवादी चरण के नाम से जाना गया। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की आंशिक सफलता मिली और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य अहिंसा के आधार पर कार्य पद्धति संचालित होने लगी। स्वाभाविक है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह करके एक तरफ आंशिक रूप में भारतीयों को सफलता दिलाई, शांति के रास्ते पर राष्ट्रीय आंदोलन को लाया और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो अनुशीलन समिति के प्रभाव में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसको कमजोर करने का महात्मा गांधी ने प्रयास किया और उस प्रयास में वह सफल रहे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो महात्मा गांधी 1917 से अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में चल रहे थे वह अंग्रेजों के असहयोगी बन गए और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन ने शांतिपूर्ण तरीके से ही संपूर्ण भारत के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। कहना नहीं होगा कि पूरे भारत के लोग अब गांधी के मार्ग पर ही एकजुट हो गए और वह आंदोलन गतिशील हो रहा था। लेकिन 1922 में एक छोटी सी घटना उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी की जो घटना है जहां अंग्रेज सिपाहियों को जला दिया गया, तो उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी ने पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। निश्चित रूप में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन सत्य अहिंसा पर आधारित था और हिंसक गतिविधि थी चौरा चौरी का कांड, लेकिन एक जगह और कुछ व्यक्तियों की गलतियों के कारण पूरे राष्ट्र के आंदोलन को स्थगित कर देना कहीं से बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करके राष्ट्रीय आंदोलन का जो यौवन था उसको चकनाचूर करने का काम किया, यह कहा जा सकता है। और अंग्रेज थोड़ी सी अपनी क्षति के बाद फिर अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मामले में महात्मा गांधी की जो भूमिका है वह आलोचनीय मानी जाती है।
चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था तो उनकी प्रभाव में कमी आने लगी, आलोचना के भी पात्र बने। और वैसी स्थिति में इधर भगत सिंह वगैरह का प्रभाव जो बढ़ रहा था, लेकिन भगत सिंह अंग्रेजी व्यवस्था के द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने लगे। यदि गांधी चाहते तो उन लोगों को सरकार से वार्तालाप करके छुड़ा सकते थे, उनकी सजा को परिवर्तित करा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। जो भी कारण रहा हो, या तो उनकी अहिंसक प्रवृत्ति वाली गतिविधि थी या कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व जाने का भय था। इन कारण फिर उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मामलों में पैरवी नहीं की और अनुरोध नहीं किया, अपनी बात को सरकार तक नहीं रखा, महज एक औपचारिक अनुरोध करने के सिवा। यह महात्मा गांधी की यहां भी गलती बताई जाती है। 1930 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करके महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व को स्थापित करने और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। जन सत्याग्रह का आंदोलन आगे बढ़ाया। वहां महात्मा गांधी के द्वारा पहली पंक्ति में स्त्रियों को रखने की बात की गई। मैं आपको बता दूं कि वही महात्मा गांधी जो महिलाओं को चारदीवारी के अंतर्गत सुरक्षित रखने की बात करते हैं, राजनीति में उन्हें पहली कतार में और राष्ट्रीय आंदोलन में आगे की कतार में, ताकि अंग्रेज बहुत आक्रामक न हो, को रखने का प्रयास किया। मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा जो प्रयास किया गया वह आलोचनीय है। फिर आगे की यदि गतिविधि देखें तो अनेक जगह राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जो है वह राष्ट्र को थोड़ी सी अलग महत्व देते हुए अपने नेतृत्व को ज्यादा महत्व दिया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निर्वाचन के समय आई तो निर्वाचन के समय भी यह देखा गया कि नेतृत्व जब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की ओर जा रही थी और राष्ट्रीय आंदोलन में, तब उन्होंने उनके प्रतिरोध में पटाभी सीतारामैया को खड़ा किया और सीतारामैया को चुनाव में जिताने के लिए जी जान लगा दिया और कहा भी था यदि सीतारामैया की जीत नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हकीकत यह हुआ कि सुभाष बाबू जीत गए और सीतारामैया की हार हुई। फिर उन्होंने एक अलग भावनात्मक चाल चली और कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, और कह के सुभाष बाबू पर उन्होंने अपने भावना को स्थापित करने का प्रयास किया और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की पीड़ा को देखते हुए इस्तीफा दे दिया और पुनः जो नेतृत्व सुभाष बाबू के हाथ से नौजवानों के पास जा रही थी फिर महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। यह भगत सिंह के बाद दूसरा अवसर था जब महात्मा गांधी के हाथ से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने छल करके फिर नेतृत्व को अपने हाथों में ले लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और महात्मा गांधी ने करो या मरो की बात कर दिया। यदि गांधीवादी विचारकों के द्वारा यह कहा जाता है कि करो मरो का उद्घोष अहिंसक है, मैं दावे के साथ कहता हूं करने और मरने वाली बात नौजवानों की बात है और इस भावना में, इस शब्दों के प्रयोग में हिंसक प्रवृत्ति जागृत होती है। मेरे द्वारा जब करो या मरो शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो मेरे अंदर भी लड़ने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। यही स्थिति है। फिर भी गांधीवादी विचारकों ने और गांधी के हितैषी इतिहास लेखकों ने यह करो या मरो को अहिंसक बताने का जो प्रयास किया, मुझे लगता है वह उस रूप में नहीं रखी जानी चाहिए। और मैं गांधी से पूछना चाहता हूं, अपने बुढ़ापे की स्थिति में आप करो या मरो की बात किया,
क्योंकि सुभाष बाबू वाली नेतृत्व का समर्थन करने वाले लोग आपको अहिंसक और सविनयवज्ञा जैसी बातों में अब रहने वाले नहीं थे। इसलिए फिर नौजवानों को अपने पक्ष में करने के लिए आपने करो या मरो की बात किया। अगर वही बात करनी थी तो भगत सिंह में क्या गलती थी? भगत सिंह के समय ही आपने करो या मरो की बात कह दी होती तो स्थिति यह होता कि हम उसी समय या कुछ दिनों के बाद तुरंत स्वतंत्र हो गए होते। लेकिन भगत सिंह जब करो या मरो की प्रवृत्ति पर चल रहे थे उस समय तो आपने उस नीति का समर्थन नहीं किया। और जब बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान हमारी स्थिति ऐसे भी हम स्वतंत्र होने या उस कगार की ओर जा रहे थे तो अपनी पूरी जिंदगी जी लेने के बाद फिर करो या मरो जैसी नौजवानों की बात करके क्या स्थिति थी? नौजवानों को अपने पक्ष में आप करना चाहते थे। जो भी हो, यह मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं कि क्या उनकी प्रवृत्ति थी। फिर जितनी भी इतिहास की गतिविधियां हुई, फिर आपने देखा कि भारत के विभाजन पर जो आदमी कह रहा था कि भारत का विभाजन कदापि नहीं होने दूंगा, यदि पाकिस्तान बनेंगी तो मेरे लाश से गुजरकर पाकिस्तान का निर्माण हो सकता है, लेकिन वही आदमी फिर चल के पाकिस्तान विभाजन के लिए तैयार हो गया। और पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है, जो पहले से ही नेहरू जो कि एडविना के सौंदर्य में भटके हुए डूबे हुए व्यक्ति को दे दिया और लौह पुरुष जैसे दृढ़ व्यक्ति को भारत का नेतृत्व नहीं दिया। इस भारत के नेतृत्व के पीछे, नेहरू को देने के पीछे और वल्लभ भाई पटेल के योग्य और सशक्त नेतृत्व को इनकार करने के पीछे वह लोकतांत्रिक पद्धति नहीं थी जहां चुनाव के आधार पर वल्लभ भाई पटेल को हरा दिया गया और नेहरू को जिता दिया गया। कहीं न कहीं गांधी की रणनीति थी, भावनात्मक चाल थी और वल्लभ भाई पटेल को भावनात्मक आधार पर नेहरू से अलग और दूसरे कतार में खड़ा करने का एक प्रयास था। यहां भी नेहरू जो है जीत गए और वल्लभ भाई पटेल हार गए। इस हार और जीत के पीछे कद, प्रतिभा और लोकतांत्रिक पद्धति नहीं, गांधी की भूमिका रही है, जो आलोचना का विषय है। 1946 में जब बंगाल सांप्रदायिक दंगे में जल रहा था, गांधी अपने सत्य के प्रयोग और ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने में लगे हुए थे। कहना नहीं होगा, मैं व्यक्तिगत जीवन में जाकर ऐसी बात नहीं कहना चाहता, फिर भी आप लोग जानते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर को मेरी प्यारी पगली कहने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी ही रहे हैं। अभी आपने देखा 6-7 वर्ष पहले जो कि हिंदू में विवाद का विषय रहा और गांधी के कुछ ऐसे संबंधों की चर्चा की गई, वह भी सही नहीं रही। 1938 में प्रेमा ने दीक्षा नामक जो बुक लिखी और अपने गांधी के साथ संबंधों की जिस रूप में चर्चा की, सार्वजनिक शिक्षक के रूप में हमें कहते हुए उचित नहीं लगता। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, प्रेमा, सरला, सुशीला नैयर इत्यादि के संबंध को लेकर क्या चर्चा की जाती है, आप सब यह जानते हैं। महात्मा गांधी के जो सचिव थे प्यारेलाल नैयर, उनकी खूबसूरत बहन सुशीला नैयर जो महात्मा गांधी की निजी डॉक्टर थी, उनको और महात्मा गांधी की पुत्र देवदास गांधी की बेटी मनु जो गांधी के साथ रहती थी, और गांधी के पोते कनु के गांधी के पत्नी आभा जो महात्मा गांधी के साथ रहती थी और जो वह प्रयोग की बात करते थे, उनको लेकर बहुत आलोचना की जाती है। विनोबा भावे जैसा व्यक्ति जो महात्मा गांधी का जोरदार समर्थन करते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो ब्रह्मचर्य है उसको ब्रह्मचर्य प्रयोग की क्या आवश्यकता है और ब्रह्मचर्य का जो तरीका है वह उचित नहीं है। निर्मल कुमार जो 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे, बहुत दिनों तक उनके पक्के समर्थक और सचिव थे, उन्होंने महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाकर उनका साथ छोड़ दिया था। और वह घटना जब बंगाल में हिंसा हो रही थी और मनु और सुशीला
के साथ महात्मा गांधी थे और ब्रह्मचर्य के प्रयोग वाली बात की चर्चा, मैं शिक्षक हूं, बहुत लोग हमारे दर्शक हैं, बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता, आप लोग देखें, उसको लेकर निर्मल कुमार ने सचिव पद को छोड़कर एकाएक रात में ही वहां से वह चल दिए। यह महात्मा गांधी की कार्य पद्धति उचित नहीं लगती। रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला, जिनके पति लाहौर में जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे, और महात्मा गांधी के जाने के बाद वह पति पत्नी का संबंध जो है बहुत खराब हो गया, तलाक तक की स्थिति पहुंच गई। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को उसके लिए भी दोषी बताया जाता है। प्रेमा ने तो स्पष्ट रूप में महात्मा गांधी के साथ कुछ ऐसी बातें कह दी और लिख दिया है दीक्षा में, आप सभी उसको पढ़ लें, उसको देखें। जयप्रकाश नारायण का जीवन, प्रभावती देवी आदरणीय है, सम्मानीय है, लेकिन महात्मा गांधी के मरने के बाद ही प्रभावती जी और जयप्रकाश के नारायण के जीवन में शांति और सुव्यवस्था आई। अन्य कुछ बातें हैं, यह सही बातें महात्मा गांधी को अच्छे व्यक्तित्व के रूप में नहीं रखते। निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग वाली बात थी, विनोबा भावे जैसा व्यक्ति जिनकी आलोचना किया, वह कदापि सही नहीं है और वैसे कार्य को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता कि आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह सब बातें आलोचना के पक्ष हैं। खैर, व्यक्तिगत जीवन में है, यह कहा जा सकता है कि सर उनकी व्यक्तिगत जीवन में आपको झांकने का क्या है, तो मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को महामानव के रूप में इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत करती है और जो राष्ट्रपिता है और जिसके आदर्श को स्थापित करने और समाज में संचालित करने की बात की जाती है, उसके व्यक्तिगत जीवन को क्यों नहीं झांका जाए? क्यों नहीं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को सचेत किया जाए कि वह आदमी वैसा नहीं है। मौलिक विचारों का तो जबरदस्त अभाव है। एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा दे देंगे, यह रस्किन से लिया। और इतना ही नहीं, जो उन्होंने बात कही है अनेक जगह सत्य अहिंसा पर उनकी धारणा, ऐसा थोड़े कि नवीन रूप में दे दिया गया है और महात्मा गांधी को सत्य अहिंसा का पर्याय बता दिया गया है। बौद्ध और जैन धर्म से अहिंसक चर्चा अब तक इतिहास में किसकी हो सकती है? इसलिए महात्मा गांधी के विचारों में यदि हम मौलिकता के पक्ष को ढूंढने का प्रयास करें तो बिल्कुल अभाव दिखेगा, न के बराबर दिखेगा। महात्मा गांधी ने अलग अलग विचारों के ईंट को लेकर एक ऐसे महल को खड़ा करने का प्रयास किया है जिसमें विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। मित्रों, बहुत सी बातें हैं जो महात्मा गांधी की आलोचना में कही जा सकती है, लेकिन शैक्षणिक मर्यादा है और इतिहास रूप में इस रूप में पढ़ा जाता है कि मैं उसे अलग हट कर नहीं कर सकता। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके पक्ष को लेकर फिर भी चलिए हम उनके विचारों को देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों में सबसे पहले राजनीति विज्ञान के छात्र होने के कारण मैं राज्य विषयक विचार को रखूंगा। महात्मा गांधी ने राज्य के संबंध में जो विचार दिया है और बाद के दिनों में उनके विचार जो हैं प्रासंगिक भी प्रतीत हुए हैं, फिर भी महात्मा गांधी ने तो शुरुआती दिनों में राज्य के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं किया और अराजकतावादी के रूप में थे। महात्मा गांधी ने कहा कि नैतिक आधार पर राज्य उचित नहीं है क्योंकि पुलिस न्यायपालिका दंड और भय पर आधारित है, इसलिए राज्य की समाप्ति होनी चाहिए। और जो भी विचारक राजनीति विज्ञान में राज्य की समाप्ति की बात करते हैं उन्हें हम लोग अराजकतावादी कहते हैं। और अराजकतावादी के अंतर्गत गॉडविन, टॉल्स्टॉय, बाकुनिन, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जैसे विचारकों का नाम लेते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी राज्य के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता रहा, उस महात्मा गांधी के द्वारा बाद में व्यक्तिवादियों के तरह कानून और व्यवस्था के नाम पर सीमित राज्य का समर्थन किया गया और अंतिम स्थिति में महात्मा गांधी ने उदारवादियों के तरह पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक के तरह महात्मा गांधी ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन कर दिया। स्पष्ट है कि भले ही महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार जो हैं वह समय और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनकी विचारों में मौलिकता, क्रमबद्धता, स्पष्टता और अस्थायित्व की कमी है, क्योंकि राज्य के संबंध में ही हमने कभी अराजकतावादी, कभी व्यक्तिवादी, तो बाद के दिनों में उदारवादी विचार देखा है। महात्मा गांधी ने शक्ति का विरोध किया और कहा
कि यदि आप अपने पास हथियार रखते हैं तो हथियार से आप में हिंसक प्रवृत्ति आती है, इसलिए हथियार नहीं रखनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हथियार रखने के कारण हिंसक प्रवृत्ति आ सकती है, लेकिन परमाणु जो बम विस्फोट हुआ जिसकी महात्मा गांधी ने आलोचना की, कोई भी व्यक्ति जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया उस समय आलोचक हो सकता है, क्योंकि जबरदस्त धन और जन की हानि हुई थी, लेकिन तमाम परमाणु शक्ति का महात्मा गांधी ने खंडन आलोचना किया। आज की डेट में वह उचित नहीं है, क्योंकि परमाणु का सकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में। इसलिए मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी को विज्ञान की गहन जानकारी नहीं थी। अगर होती तो कह सकते थे कि परमाणु शक्ति का प्रयोग जो नकारात्मक हुआ है गलत है, सकारात्मक हो सकता है। महात्मा गांधी ने राजनीतिक विचार के अंतर्गत राजनीतिक आध्यात्मिकरण की बात की, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने कहा कि व्यक्ति और समाज और व्यवस्था के अंतर्गत जो सत्य, अहिंसा, नकारात्मकता जैसी कुछ बातें हैं अगर नहीं है और सत्य, अहिंसा जैसी बातों का अभाव है और नकारात्मक बात अधिक है, तो यह व्यक्ति के और समाज और व्यवस्था के अंतर्गत जो बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, वो हटनी चाहिए। अन्य नकारात्मक बातें हटनी चाहिए और सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सात्विकता, परोपकार जैसी सकारात्मक मान्यताएं समावेशित होनी चाहिए। इससे व्यक्ति और राजनीति शुद्ध होगा, यह अच्छी बात है। लेकिन महात्मा गांधी ने कैसे व्यक्ति, समाज और व्यवस्था का पवित्रीकरण हो, आध्यात्मिकरण हो, गंदगी हटाई जाए, नकारात्मकता हटाई जाए, सकारात्मकता स्थापित की जाए, इसके लिए कोई बहुत व्यवस्थित विचार नहीं दिया। यहां भी आलोचना के वे पात्र हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि बहुमत की शासन होनी चाहिए, अल्पमत का समर्थन होना चाहिए। मैं इस बात की समर्थन करता हूं कि महात्मा गांधी ने सही कहा। फिर भी जब महात्मा गांधी बहुमत का समर्थन और अल्पमत का भी समर्थन दोनों के बीच तालमेल करते हैं, तो लोकतंत्र का और शासन को संचालन करने का कोई वैज्ञानिक विचार महात्मा गांधी ने अपने तरफ से नहीं दिया। यहां मौलिक आधार पर विचारों में हम कमी वाले पक्ष भी देखते हैं। महात्मा गांधी ने राजनीतिक विचार के अंतर्गत भी सत्याग्रह की बात कही और महात्मा गांधी ने कहा कि यदि किसी प्रकार की मानव जीवन और व्यवस्था और राजनीति में कोई कमी है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, तो सत्याग्रह के आधार पर, यानी सत्य पर आग्रह करते हुए उसको समाप्त करनी चाहिए, सुधार करनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पद्धति बताई: असहयोग, शवनावज्ञा, हिजरत, उपवास और हड़ताल। महात्मा गांधी ने कई पद्धतियों का प्रयोग भी किया। कार्य में सहयोग न करना असहयोग है। आपने देखा कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन को खड़ा किया और राष्ट्र को एकजुट कर दिया। कहना नहीं होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को बौद्धिक जन और कुछ लोगों से जन साधारण तक पहुंचा दिया। सविनय आंदोलन भी किया, उपवास भी किया, यह सभी बातें उन्होंने की। लेकिन हिजरत वाली बातें मुझे उचित नहीं लगती। यदि एक स्थान पर खेत मालिक और मिल मालिक अत्याचार करता है तो पीड़ित व्यक्ति को रातों रात अपने परिवार के साथ उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर जानी चाहिए, हिजरत कर जानी चाहिए। यह महात्मा गांधी ने जो बात की है उसकी आलोचना की जानी चाहिए, इसीलिए कि अत्याचारी को दंड नहीं मिलता और अब तक इतिहास गवाह है। अपवाद को छोड़ दें तो शक्ति के आधार पर ही परिवर्तन अपेक्षित है। यदि महात्मा गांधी जो यह कहते हैं कि गरीब एक जगह के अत्याचार से बचने के लिए रातों रात अपने परिवार के साथ भागकर दूसरे जगह चला जाए, तो फिर वहां भी जाएगा और वहां भी अत्याचार खेत मालिक और मिल मालिक का होगा, तो फिर कहां भागता रहेगा। कहीं ना कहीं यहां महात्मा गांधी की पूंजीवादी सोच दृष्टिगोचर होती है, जो गरीबों को कायर बनाने और पूंजीपतियों को सशक्त बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मैं यहां आलोचना कर रहा हूं। हड़ताल वाली बात महात्मा गांधी की आज प्रयुक्त हो रही है, वह सही है, लेकिन हिजरत वाली बात और मार्क्सवादी
विचारधारा से भी प्रभावित होकर अगर देखा जाए तो जबरदस्त आलोचनीय है। सामाजिक विचार के अंतर्गत उन्होंने जो दलित समाज के उत्थान की बात की, जाति और धार्मिक आधार पर जो सांप्रदायिकता और जातिवाद थी उसके विरोध कर सांप्रदायिक एकता और जातीय सौहार्द की बात की, वह उचित है। लेकिन उनका कहना कि जाति प्रथा बनी रहे और लोगों में एकजुटता आ जाए, चार वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाली रहेंगी लेकिन सभी बराबर होंगे, उन एक व्यक्ति कहने से बराबर इतिहास की बातें थोड़ी हो सकती है। उत्तर वैदिक काल से हमारे भारतीय समाज और हिंदू सनातन समाज के अंतर्गत अनेकानेक जो वर्णत और जातिगत विषमताएं आई हैं और उसको महात्मा गांधी ने बिल्कुल एक रूप करने का विचार दे दिया और कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं दी, इसलिए वहां भी आलोचना के पात्र हैं। महात्मा गांधी ने सामाजिक विचार के अंतर्गत अगर देखें तो बुनियादी शिक्षा की बात की, बुनियादी तालीम की बात की और कहा कि वर्ण और जाति के आधार पर लोगों में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, अगर वर्णगत और जातिगत कार्यों को करे तो उन व्यवसायिक कार्यों को करके अल्प आयु में ही वह धन अर्जन कर सकता है और संस्कारगत निपुणता प्राप्त कर सकता है। यह कदापि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्यों? जाति के आधार पर कि कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्यों को करे, अभिरुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर कार्यों के निष्पादन होनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने वर्ण और जाति के आधार पर शिक्षा देने की बात की और कम उम्र में ही बच्चों को काम कराने की बात की। कहना नहीं होगा, बाल श्रम कहीं ना कहीं बुनियादी शिक्षा में उपस्थित और उसका समर्थन दिखता है जो आलोचनात्मक है। अन्य आधार पर भी आलोचना की जाएंगी। क्यों योग्य व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता है और क्यों एक अयोग्य व्यक्ति वेद पढ़ेगा? चमड़ा सुखाने का काम जिसमें उस योग्यता की होंगी, चाहे किसी वर्ण और जाति का होगा, वह करेगा। वहां भी महात्मा गांधी आलोचनीय है। महात्मा गांधी ने नशाबंदी की बात की, वह सही है। महात्मा गांधी के द्वारा स्त्री जीवन में सुधार की बात की गई और महात्मा गांधी का यह कहना निश्चित रूप में सही है कि पुरुष के पहले स्त्री की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि एक पिता के शिक्षित होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका परिवार शिक्षित हो जाएगा, लेकिन मां का शिक्षित होना इस बात की गारंटी है कि बच्चा और परिवार शिक्षित हो जाएगा। इसलिए मां को शिक्षित होनी चाहिए। उन्होंने नारी जाति की शिक्षा इत्यादि की जरूर बात की, लेकिन घर की चारदीवारी के अंतर्गत ही स्त्री की महफूज या सुरक्षित रखने की बात की। आज के समय में नारी जीवन किसी भी रूप में पुरुष से पीछा नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी की सोच तत्कालीन परिस्थिति में भले ही सही हो और उनका समर्थन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कहीं कहीं किया जाए, लेकिन वर्तमान नारीवादी और प्रगतिशील नारीवादी सोच के अनुसार महात्मा गांधी का नारीवादी दृष्टिकोण भी आलोचना के दायरे में ही आता है। महात्मा गांधी ने आर्थिक विचार के अंतर्गत जो कुटीर उद्योग का समर्थन किया, ग्रामीण जीवन में उपस्थित रहा है। लेकिन महात्मा गांधी की अगर बात मान ली जाए आज की तारीख में और कुटीर उद्योग को उसी रूप में जिंदा रखा जाए और बड़े बड़े कल कारखानों का महात्मा गांधी जो राक्षस करके विरोध करते थे विरोध किया जाए, तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत को खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विश्व समाज खुला हुआ समाज है। आज बंद समाज का कंसेप्ट नहीं है, ओपन सोसाइटी का कंसेप्ट है। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में महात्मा गांधी के आर्थिक विचार व जो सिद्धांत है उसको भी लागू करके हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पा सकते। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार के अंतर्गत ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि समाज में असमानताएं होंगी, उसको हिंसक आधार पर, बड़े संघर्ष के आधार पर दूर नहीं किया जाएगा। अहिंसक पद्धति है और अहिंसक पद्धति जो है उसे ट्रस्टीशिप के रूप में रखा जा सकता है। एक ट्रस्ट बनेगा और जो समाज के वैसे लोग जिनके पास अधिक संपत्ति है, आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, वे ट्रस्ट को देंगे और ट्रस्ट के द्वारा उन पैसों को वहां पर खर्च किया जाएगा जो न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ललायित है, उन पर खर्च कर दिया जाएगा। इसलिए आवश्यकता से अधिक संपत्ति ट्रस्ट के माध्यम से वहां खर्च हो जाएंगी जहां उसकी आवश्यकता है। इससे समाज में वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा, समन्वय बना रहेगा और संपत्ति जो अतिरिक्त होंगी वह अच्छाई के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। इसी कंसेप्ट को
ट्रस्टीशिप कहा जाता है। मैं कहूं कि महात्मा गांधी की यह धारणा भी कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है और पूंजीवादी है। नंबर 1, आवश्यकताएं अनंत होती है। दुनिया का सबसे जो धनी व्यक्ति आज है, क्या अपनी संपत्ति को वह वितरित कर रहा है और अपना काम छोड़ रहा है, अतिरिक्त संपत्ति ट्रस्ट को देता है? ये चंदे के नाम पर कुछ अगर देता है तो सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार अगर बिल गेट्स या दूसरे लोग अगर कुछ चंदे के रूप में देते हैं तो आवश्यकताएं अनंत होती है, कोई संपत्ति नहीं देगा। और दूसरी बात कि आपकी पेट भर जाए तब आप अतिरिक्त जूठन दीजिएगा, और दूसरा जो गरीब आदमी है वह आपकी जूठन से अपना पेट भर लेगा, और इस रूप में समाज में सौहार्द होगी? कदापि नहीं। इस समाज में जितने लोगों ने अतिरिक्त संपत्ति रखा है वह दूसरे की संपत्ति का शोषण है, संपत्ति चोरी है। बराबर होनी चाहिए। क्षमता के अनुसार यदि संपत्ति अगर किसी को मिलती है तो आवश्यकता के संदर्भ में वह नियंत्रित और व्यवस्थित होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में यदि गणित के रूप में देखें तो दुनिया की जितनी जनसंख्या है और उत्पादन का यदि हम देखें तो जनसंख्या जितनी है उसे बहुत अधिक अनाज का, फल का, सब्जी का, मीट मछली इत्यादि का उत्पादन होता है। सबके पेट नहीं भरते हैं संग्रह की प्रवृत्ति के कारण, पूंजीवादी प्रवृत्ति के कारण। और ट्रस्टीशिप में महात्मा गांधी ने पूंजीवादी प्रवृत्ति और संस्कृति का समर्थन किया है। उनकी जबरदस्त आलोचना की जा सकती है, पूंजीवादी सोच की आलोचना की जा सकती है। वहां भी महात्मा गांधी सही प्रतीत नहीं होते। जब हम दार्शनिक विचारों, सत्य अहिंसा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के विचार महत्वपूर्ण है। वह महात्मा गांधी जो सत्य अहिंसा, जो दार्शनिक विचार हैं पर विचार देते हैं, वह महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा ब्रह्मचर्य का मतलब यह बताया गया कि विवाहित स्थिति में व्यक्ति एक के प्रति निष्ठावान रहे, वह सही है, वह ब्रह्मचर्य है। अविवाहित स्थिति में माता पिता संबंध के रूप में व्यक्ति अपने आप को अलग रखे, और विवाहित स्थिति में केवल एक अपनी पत्नी के प्रति शारीरिक रूप में माता पिता संबंध के रूप में निष्ठावान रहे। अगर यह ब्रह्मचर्य है तो महात्मा गांधी यहां भी सही है। लेकिन अब ब्रह्मचर्य के प्रयोग करना सभी शुरू कर दें तो समाज में हिंसा हो जाएंगी, और कहना नहीं होगा कि साबरमती आश्रम से लेकर और उसके बाद तक की घटनाएं जो प्रयोग हैं बहुत जबरदस्त आलोचनीय है। वहां भी महात्मा गांधी आलोचनीय है। मित्रों, मैंने बहुत संक्षिप्त में महात्मा गांधी के विचारों को रखा और मैंने बताया कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक विचार दिए हैं, कई आलोचना के पक्ष दिखते हैं। मैं महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना में उनके रचनात्मक कार्यों की भी चर्चा किया, और चूंकि कहा जाता है कि गांधी दर्शन उनके रचनात्मक कार्यों का भी समुच्च रूप है, तो ऐसे भी कार्य जो कि छोड़ दिए गए हैं, जो गैर रचनात्मक रहे हैं, की चर्चा कर देनी अपेक्षित है, और महात्मा गांधी आलोचनीय है। फिर भी मैं नाथूराम गोडसे का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि कानून है, लोकतंत्र है, नियम है, क्रोध तो आते ही है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। अंततः आलोचना के बाद भी मैं श्रद्धा निवेदित करता हूं और दर्शकों से यह कहता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया दें। मित्रों, संक्षिप्त रूप में मैंने गांधी की आलोचना किया है। अगर भाषा में मेरे द्वारा कुछ ऐसे शब्द कह दिए गए हों जो कि उचित नहीं है, आप लोग क्षमा करेंगे, चूंकि इतिहास लेखन पढ़ने और पढ़ाने में जिस रूप में महात्मा गांधी को रखा जाता है उससे उसी रूप में हमको आपको रखनी चाहिए। आप लोगों की मांग थी, मैंने अपनी ज्ञान की सीमा में उसे रखने का प्रयास किया। फिर दूसरे टॉपिक पर दूसरे दिन काम करेंगे। ओके, थैंक यू।